नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में ग्रुप डी पर 10,000 से ज्यादा जो चयनित हैं छात्र, उनको अब बधाई मिल रही है क्योंकि ग्रुप डी का रिजल्ट सामने आ गया है। लेकिन रिजल्ट पर एक और जहां छात्रों को बधाई मिल रही है, वहीं विपक्ष हमलावर है। वो कह रहा है कि सरकार 4.5 साल तक क्या कर रही थी, आखिर चुनाव के समय ही सरकार को ये सब कुछ याद क्यों आया है। वहीं सरकार कह रही है कि जो प्रक्रिया थी उसके तहत वो अपने वादे पर खरी उतरी है। बिना पर्ची बिना खर्ची उन्होंने ये काम करके दिखाया है। अब इस पर सियासत हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर प्रदेश के युवाओं का इंतजार खत्म कर दिया। HSSC ने करीब 10,000 युवाओं को सिलेक्ट कर उनके भविष्य में उजाला भर दिया। चयनित हुए उम्मीदवारों के चेहरों पर मुस्कान है और परिवार में खुशी है। एक तरफ रिजल्ट जारी हुआ तो दूसरी तरफ इस पर राजनीतिक गलियारों में राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ग्रुप डी के रिजल्ट को राजनीति के चश्मे से देखने में जुटी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर परिणाम में देरी की ताकि वो चुनाव के समय इसका फायदा उठा सके। और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में फायदा भारतीय जनता पार्टी को उठाने के लिए ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी गई, सिलेक्शन कर दी गई। और 5-6 साल से कोई ग्रुप डी में भर्तियां नहीं की गई। इतने समय में इतनी बड़ी भर्ती ऐसे दौर में क्यों की गई जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है और चुनाव बहुत नज़दीक है। हम चाहते हैं, हम सरकार से, ये सरकार की बदनीयती को दर्शाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनको दिमाग में चुनाव रहते हैं। यही भर्ती अगर वो 5 साल पहले करते तो अच्छा होता। ये चुनाव के मौके पे की गई है। किसी न किसी तरह से इसको फंसाया जाएगा, किसी न किसी तरह से इतनी गलत भर्तियां साबित हो जाएंगी कि कोर्ट इनको रोक देगा। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? युवा भुगतेंगे, ना उनको नौकरी मिलेगी, प्रदेश भुगतेगा। प्रदेश में लोगों को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सिर्फ रोजगार देने के लिए नहीं होते, एम्प्लॉयज़ लोगों की सेवा करने के लिए होते हैं। जब एम्प्लॉय नहीं रहता तब सीट पे काम बढ़ता है, तब लोगों को वेट करना पड़ता है। ये सरकार इन बातों को समझती नहीं है। कांग्रेस जहां सरकार को आड़े हाथों लेने में लगी है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने कहा, हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। अब बिना पर्ची खर्ची के लोगों को नौकरी दी जा रही है। हमारे शासनकाल में प्रदेश के लगभग 1,20,000 युवाओं को अपनी मेहनत के बल पर नौकरियां मिलना एक मौन क्रांति से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पार्टी का पक्ष रखेंगे केवल ढींगरा, वंदना पोपली बीजेपी का पक्ष रखेंगे केवल ढींगरा कांग्रेस से, ओंकार सिंह इनेलो से, सुखबीर सिंह आम आदमी पार्टी से। आप सबका स्वागत है। वंदना पोपली, टूल किट का शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहां पर, चुनावी टूल किट। ये जो भर्तियां हुई हैं, ये जो नतीजे आए हैं, देखिए वरुण, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी कि आज महाशिवरात्रि है और महिला दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश और प्रदेश को बधाई देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं बधाई देना चाहती हूँ इस प्रदेश के युवाओं को कि आज जिस प्रकार से 10,997 युवा चयनित हुए हैं और 10,997 घरों में चूल्हा जल रहा है, तो उन सबको बहुत बहुत बधाई। अब टूल किट के अलावा और क्या बोल सकते हैं? जो जिन व्यक्तियों का काम ही टूल किट चलाना है, जिन्होंने कोरोना के समय भी नहीं छोड़ा, तो वो टूल किट के अलावा क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे, ये समझ नहीं आता। अभी मैं सुन पा रही थी, कोई शायद विनीत जी थे कांग्रेस से, वो ये कह रहे थे कि देखिए इन्होंने भर्ती कर दी है, भर्ती कोर्ट में जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगी, ये कांग्रेस के रूल की भर्तियां नहीं है जो कोर्ट में जाके कैंसिल हुआ कर लेती थी। तमाम तरह की कानूनी राय ली जाती है, तमाम तरह की प्रिकॉशंस रखी जाती हैं और हमारी एक भी भर्ती जो है वो कोर्ट में रद्द नहीं हुई है। लेकिन उसको चैलेंज जो है, भर्ती होने से जो पहले चैलेंज करने की प्रक्रिया जो विपक्षियों द्वारा की जाती थी, उसको हमने बार बार उसका तोड़ निकाला है। और आप ये देखेंगे कि जो लगातार है बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां हमारे हरियाणा में दी जा रही हैं। और आज हरियाणा का युवा ये मानता है कि अगर उसको नौकरी चाहिए तो किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक काम करना है कि अच्छे से पढ़ लेना है और अपना एग्जाम देगा और एग्जाम देने के बाद योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। वो समय चला गया जब योग्यता के
के खिलाफ जाकर सिर्फ जो लोग घुमा करते थे आगे पीछे उनको नौकरियां दिया करते थे। अब यहाँ पर जो भर्ती पर प्रश्न उठा रहे थे कि भर्ती जो है वो कोर्ट में चली जाएगी, मुझे याद है कि किस प्रकार से कांग्रेस के समय में जो भर्ती होती थी उस पर क्वेश्चन मार्क लगते थे और वो भर्ती निरस्त हो जाती थी। अगर मैं पीटीआई का मामला अगर आपको याद दिलाऊं, सरप्राइजिंगली वरुण, कि अगर एक पुरुष की पोस्ट है तो उस पर महिला को अपॉइंट कर दिया जाता है, महिला की पोस्ट पे पुरुष को अपॉइंट कर दिया जाता है। ये अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने में ये जो गलतियां करते थे वो उसके बाद जो भर्ती कोर्ट में जाकर कैंसिल हो जाती थी, जो युवा है वो धक्के खाते थे, ये उनके समय में हुआ करता था। लेकिन हमारे समय में बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरियां दी गई हैं, योग्यता के आधार पे दी गई हैं। तो तमाम तरह के प्रश्न होंगे, कभी ये समय को लेकर आ जाते कि इस समय में ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है इनको जान लेना चाहिए कि पूरे 10 साल में टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितना था जो कि हरियाणा सरकार ने दिया, उसका एक छोटा सा कंपैरिजन कर लीजिए। यहाँ पर आईएलडी के प्रवक्ता बैठे हैं, तकरीबन 15,000 इन्होंने नौकरियां दी, 85,000 जो है 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने दी, जिसमें कितनी ऐसी नौकरियां थी जिनकी भर्ती जो है वो रद्द भी हो गई, कैंसिल भी हो गई। तो मुझे लगता है कि एक बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिलना, युवाओं को मिलना और एक बड़ा नंबर जो है वो जॉब जो दी जा रही है वो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी, तो वो तकलीफ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। केवल डिंगरा जी, पारदर्शिता, मेरिट, बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प है सरकार कह रही है हम उसको निभा रहे हैं, उसके तहत ये नतीजे आए हैं सामने। देखिए, कांग्रेस टाइम पे अपना नंबर ठीक करें, 1.5 लाख भर्ती हमारे टाइम पे हुई थी। हाँ, 85,000 भर्ती सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हुई थी और बाकी की भर्तियां एचपीएससी, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बाकी उसके हुई थी और पुलिस भर्ती भी उसके अलग हुई थी और उसके साथ साथ जो अलग भर्तियां होती थी वो भी थी। तो 1.5 लाख से ऊपर है, ये अपना डाटा जरा ठीक कर ले। और ये बता दूं, बगैर खर्ची बगैर भर्ती के कांग्रेस के टाइम भर्ती होती थी। आजकल की जो भर्ती है उसको मैं बताना चाहूंगा, 98 एसडीओ लगाए गए जिसमें से 78 बाहर गए हैं और 78 बाहर के बगैर खर्ची पर्ची के तो आए नहीं, वो तो सारे ही खर्ची पर्ची से आए। और आपको ये बता रहा हूँ, एचपीएससी का चेयरमैन 3 करोड़ लेते हुए पकड़ा गया अपने ऑफिस में से, तो खर्ची पर्ची नहीं, अटैची चल रहे हैं। वो अटैची जो है वो किस तरह से चल रहे हैं, वो अटैचियों से पैसे लिए जा रहे हैं और भर्तियां हो रही हैं। और वो एचपीएससी का चेयरमैन जो है वो भी हरियाणा का नहीं है। आप ये देखिए, जो भर्ती करने वाला आदमी है जब वही हरियाणा का नहीं है तो भर्तियां कैसे होगी। उसके बाद 37 से ज्यादा पेपर लीक हरियाणा की 9.5 साल की सरकार, खट्टर सरकार के अंदर हुए। वो लीक क्यों हुए पेपर? क्योंकि पैसे खर्ची पर्ची चल रही थी, इसीलिए तो लीक हो रहे थे। और बताना चाह रहा हूं, एक और बनाया इन्होंने, HKRM बनाया, उसका मैं ये दिखाता हूं आपको। ये क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। ये डिप्लॉयमेंट है, ये भर्ती नहीं कर रहे, ये डिप्लॉय कर रहे हैं लोगों को। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ठेकेदारी प्रथा को लागू करना, ये शुरू कर रखा है इन्होंने। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये लोगों को एम्प्लॉय नहीं बना रहे, ये उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। जैसे एक ठेकेदार को हम थोड़े देर के लिए कंस्ट्रक्शन का काम दे देते हैं और उसको पैसे देते हैं, ये वो काम कर रहे हैं। आप लोगों को किस तरह से बुद्धू बनाएंगे? अब सरकार जो है लास्ट जाने के मुहाने पे खड़ी है। अभी 2-4-5 रोज में लोकसभा का जो है कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है हरियाणा का जो है सब कुछ रुक जाएगा काम। उसके बाद जब मई तक प्राइम मिनिस्टर का आगे चुनाव का कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से 2 महीने के बाद फिर दोबारा कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। और ये जो है नियर बाय हरियाणा के स्टेट के इलेक्शन है, ये जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह के जुमले जो है वो छोड़ रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं ये भर्ती जुमला है, ये जो रिजल्ट आया ये जुमला है क्या? नहीं, ये असल में ये एक शरारतपूर्ण तरीका है कि हम खर्ची पर्ची के बगैर कर रहे हैं। अदरवाइज देखिए, भर्ती करे अच्छी बात है, लोग लगने चाहिए, लेकिन ये शरारत के रूप में हुआ है। लास्ट में एक झुंझुना लोगों को दिखाने के लिए कि हमें इस बिना पे वोट दे। अरे इस बिना पे कौन वोट देगा आपको? आपको 9 साल में आपने जो कार्यकाल किया है उसके अंदर 37 पेपर लीक क्यों हुए, वो सवाल आएगा। इसके ऊपर 1 मिनट, उसके ऊपर एसडीओ बाहर के क्यों लगे? जितनी भर्तियां बोल चुके ना, आप रिपीट कर रहे हैं, पकड़े क्यों गए? आप सुनिए,
मैंने विस्तार से सुना ना, मैं फिर आऊंगा ना दूसरी बार, 2 और मेहमान है ना, दूसरे राउंड में आता हूँ। सिर्फ मैं थोड़ी सी ये बात पूरी करना चाह रहा था कि वो लोग सब ये आंकलन करेंगे कि 10 साल में इन्होंने किया क्या। ठीक है, अब इनका जाने का टाइम है, ये जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, हम भर्तियां करेंगे। 2 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो पोस्टें खाली हैं उनको भरेंगे हम। ठीक है, 2 लाख जी। ओमकार सिंह जी 12,000 पे झुंझुना पकड़ा रहे हैं, 2 लाख भर्तियां करेंगे। ओमकार सिंह जी, आएगा टाइम, ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, कई हजार बच्चे बच्चियां अब उसमें लग जाएंगे। इसमें सियासत वाला एंगल कौन सा है, एक बार ये बताएं। वरुण जी, सियासत तो बीजेपी करती है, अच्छी बात है, भर्तियां दी इन्होंने, और आज 9.5 साल से ऊपर समय हो गया इनकी सरकार। ये भर्तियां युवाओं का अधिकार है, ये सौगात नहीं है, इनके नाना की सरकार नहीं है, ये युवाओं की सरकार है, उनका अधिकार है। 9.5 साल से उन्हें इस अधिकार से वंचित रखा गया, और ये कहते हैं हमने 1,20,000 नौकरियां दी। मैं इनसे यही बार बार पूछता हूं, मेरे को ये तो बता दो, पिछले 9.5 साल में आपने रिटायर कितने हुए? जितने लोग रिटायर होते हैं उनकी जगह ये अस्थायी कर्मचारी सक्षम और HKRN के युवा भर्ती करते हैं, और सक्षम और HKRN युवाओं का शोषण बन चुका है। सक्षम योजना के तहत ये ग्रेजुएट को 6,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को 7500 रुपए देते हैं। HKRN जो पहले ठेका प्रथा थी, वो प्राइवेट ठेका प्रथा थी, ये सरकारी ठेका प्रथा है। HKRN के माध्यम से युवा को 10,000 से लेकर 15,000 रुपए दे देते हैं। आप ये तो बताएं कि कितने लोग रिटायर हुए? अगर जितने लोग रिटायर हुए उतनी भर्तियां नहीं हुई, तो आज 2,09,600 भर्तियां खाली क्यों हैं? आज मुख्यमंत्री बुंदला चुकी हैं, बौखला गए हैं। एक दिन में 679 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। आप सोचिए वरुण जी, ऐसा क्या हो गया? क्या दोबारा इनको नजर नहीं आ रहा कि जनता इनको घुसने नहीं देगी? एक ही दिन में इतनी योजना, बस आ रहा हूं, एक ही दिन में इतनी योजना। अरे 9.5 साल हो गए तुम्हारे को, अगर एक दिन में 1-1, 2-2 योजनाएं देते तो जनता को उसका लाभ भी मिलता। अब तो इनको नजर आ रहा है कि गांव में घुसने के काबिल है नहीं। उस पर कल चर्चा की थी ओमकार जी हमने। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। आज इनको नजर आ रहा है कि अगली सरकार इनकी किसी भी कीमत पर बनने वाली नहीं है। ये जनता को ये दिखाना चाहते हैं। एक दिन में 679 परियोजनाओं को एक जगह से उद्घाटित किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई? अरे भाई 9.5 साल से आप बैठे हो, आप धीरे धीरे काम कर सकते हो, लेकिन युवाओं को अब आके रोजगार, आपको रफ्तार पसंद नहीं आई, आपका दिमाग टिकाने तो आया। चलिए, मैं कह रहा हूं अभी तो दिमाग टिकाने आया, अच्छा हुआ दिया आपने, लेकिन युवा को 9.5 साल इस अधिकार से वंचित किसने रखा? आज युवा समझदार है, उसको पता है कि आज इनकी सरकार जा रही है, जाते हुए युवा को छुनछुना देना चाहते हैं। अच्छी बात है, दीजिए नौकरियां, लेकिन 2,09,600 पद अभी भी खाली है, आप उनको सबको भर दीजिए, हम आपकी तारीफ करेंगे। इलेक्शन से पहले पहले सारे पद भर दो, हम आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है ओमकार जी, आगे आपकी बात मैं फिर आता हूं। भाई सुखबीर है मेरे साथ, सुखबीर तंवर जी। भाई सरकार ने ये ग्रुप डी का रिजल्ट जारी किया है, 2 दिन के अंदर वो कह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी बहुत रफ्तार से। देखिए वरुण, विगत विधानसभा सत्र में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 29 फरवरी तक 29,000 नौकरियों के परिणाम आ जाएंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसमें 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। कल मैं अनेक चैनल्स पे था, तो कल मैंने ये मुद्दा उठाया था। चलो, आप 29,000 नहीं कर पाए, जो कि आपका युवाओं और इस प्रदेश की जनता से वायदा था, और जो 10,997 ग्रुप डी की भर्तियों का जो हम उसका स्वागत करते हैं, और अपनी बात पे कायम रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो 29,000 का विषय था वो भी अविलंब पूरा करना चाहिए। नहीं तो यही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और जुमलेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से वरुण जी कहना ये भी चाहता हूं, जो अभी ढिंगरा साहब ने भी बात करी, ओमकार सिंह जी ने भी बात करी। देखिए, इस प्रदेश में जिस तरह से यही बताया गया कि जो चेयरमैन है वो भी बाहर के हैं। अगर मैं विगत की भर्तियों की बात करूं जो हरियाणा सरकार में भर्तियां हुई, देखिए एडीओ की भर्ती हुई 50 की,
उसमें से 16 लोग बाहर के हैं। एसडीओ की भर्ती हुई, 99 में से 77 लोग बाहर के हैं। लेक्चरार की भर्ती हुई, 157 में से 103 बाहर के हैं। बाहर का मतलब मेरा जो हरियाणा से बाहर के हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, 18 में से 11 बाहर के हैं। तो एक तरफ तो प्रदेश सरकार कहती है कि हम हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और ये आंकड़ा है, इस आंकड़े के हिसाब से निश्चित तौर पे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हरियाणा सरकार से हैं, वो निश्चित तौर पे वो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं टूट चुकी है। आज 25 लाख से ज्यादा बेरोजगार हरियाणा प्रदेश में है, और 75% का जो जुमला सरकार लेके आई थी वो माननीय न्यायालय में जिस तरह से धाराशाही हो गया, निश्चित तौर पे विगत के 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवा शक्ति को ठगने का और बलगाने का प्रयास किया है। और जो अभी विगत के सत्र में भी 29,000 की बात करके 29 फरवरी, ठीक है सुखबीर भाई, मुख्यमंत्री जी आपकी बात आ गई ना, अब आपकी बात आ गई। वंदना, लंबा सवाल नहीं पूछूंगा मैं, तीनों जो आपके साथी यहाँ बैठे हैं उनके जो सवाल हैं उसका समप यह है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। वरुण, मुझे लगता है ये सबको मालूम है कि जब कोर्ट में जो चीजें हैं उसको आने में समय लगता है। जब पिछला सेशन था उस समय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था कि ग्रुप सी से रोक हट गई है और जल्दी ही जो भर्तियां वो कर ली जाएंगी। और आपको मालूम है कि 8 फरवरी को भी ग्रुप सी की भर्तियां हुई हैं, और कल रात को जो है ये भर्तियां जो है 10,000 के करीब भर्तियां वो भी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आए, मुझे बड़ी हैरानी भी होती है किस तरह के प्रश्न आते हैं। केवल धिंगड़ा जी क्या कहते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची तो हमारे समय में हुआ करती थी भर्तियां। भाई जेपी जो है, जयप्रकाश है, वो आपकी पार्टी के नेता है ना, वो क्या कहते हैं कि हमारे समय तो खर्ची का तो पता नहीं, पर्ची जरूर चला करती थी। तो आधी बात तो मान गए, आधी बात भी आगे थोड़े समय में मानने लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या करेगी, शरारत कर रही है। अरे शरारत तो आपके साथ हो रही है जी, शरारत आपकी पार्टी के अंदर आपके लोग ही कर रहे हैं, उनको संभाल लो, उसी को आप देख लो, हो सकता है आपको वही शरारतें याद आती हो। हम तो जो है प्रदेश का भविष्य बनाने में लग रहे हैं, वो आपको शरारत नजर आ रही है। तो पता चले कि कहीं दोबारा से आपके साथ जनता शरारत ना कर दे, बहुत बढ़िया वाली, कि जमानत भी आपकी ना बचे। हारने तो वाले आप हो, लेकिन जमानत भी ना बचे, ये कंडीशन ना हो जाए। यहाँ पे ओंकार सिंह जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे इतना बता दीजिए, आपका कम से कम इतना मुंह है कि जब आपने प्रदेश के युवाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि अलमारी फाड़ कर आपने किस प्रकार से जो नाम है वो बदलने का काम किया था, आज आप किस प्रकार से प्रश्न उठा सकते हैं? आपको लगता है कि प्रदेश के युवा भूल गए होंगे उस समय को कि किस प्रकार से आपने उनके साथ अन्याय किया था? वो आपको जानना चाहिए। आपने परियोजनाओं के लिए भी कहा कि क्या जल्दी थी, एक दिन में। भाई साहब 22 जिलों की परियोजनाएं थी और ये पहली बार नहीं हुआ है। कोरोना के बाद से लगातार चल रहा है। जनवरी 2024 में 2024 करोड़ की परियोजनाएं वो एक साथ हमने जो है उसका उद्घाटन और शिलान्यास किया था। और अगर मैं रेलवे स्टेशन की बात करूं तो तकरीबन 308 रेलवे स्टेशन का एक साथ पुनर्विकास किया गया एक ही दिन के अंदर। अगर उसमें समय बचता है, पैसा बचता है, तो आपको तो तकलीफ होगी। आपको तो कहा मैं कि सिर्फ दिखावा हो, लेकिन हम यहाँ पर काम करने में विश्वास करते हैं। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि 29 फरवरी तक की बात थी। बिल्कुल सही बात है, 29 फरवरी तक की बात थी, लेकिन जो कोर्ट है, जब तक कोर्ट में से जो चीजें नहीं निकल कर आएंगी तब तक हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में आते ही तुरंत ये काम होगा। और आप ये देखिए कि बार बार कहा जा रहा है कि चेयरमैन ऐसा, अटैची, अरे किसके समय लगा था वो, ये भी बता दीजिए। उस अटैची को पकड़ने का काम किसने किया था, ये भी बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है अब उनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। कभी बोलते इस समय क्यों करा, कभी बोलते हैं कि हमारे जो पुराने काम है वो याद ना दिलाएं, कभी कहते हैं कि अपने बारे में कुछ ना अच्छा कहें, कभी कहते हैं कि जो दूसरे प्रदेशों में जो हमारे काम है उससे कंपैरिजन मत करिए। भाई आप सैलरी दे नहीं पाते, ओपीएस की बात करते हैं लेकिन सैलरी देने के लिए ना पंजाब में है, ना दिल्ली में है, ना हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर आप नौकरियों की बात करते हैं। तो जो नौकरियां खाने वाले हैं, जो प्रदेश के युवाओं की नौकरियों का जिस प्रकार से उन्होंने सौदा किया था अपने कार्यकर्ताओं को देकर, यहाँ पे कौशल निगम की बात हुई, ठेका प्रथा चला करती थी आपके समय में।
कि डीसी को बोल दिया मेरा कार्यकर्ता एडजस्ट कर दो, मेरा कार्यकर्ता एडजस्ट कर दो। आज हमने नंबर लगा रखे हैं कि जिसके घर में अगर कोई विधवा है या जिसके पिता नहीं है उनके नंबर अलग होंगे, जिनके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है उसके नंबर अलग होंगे, योग्यता के हिसाब से नंबर अलग होंगे। तो वो काम अगर हम कर रहे हैं तो तकलीफ तो होगी ना कि अपने पूरा मौका दे दिया मैंने अपनी बात रखने का, उनसे एकाध कांग्रेस के कार्यकर्ता एडजस्ट हो जाते थे, वो भी बंद हो गए। ठीक है, तो मैंने थोड़ा ज्यादा समय आपको इसलिए दिया क्योंकि आपको 3 लोगों के सवालों का जवाब देना है, लेकिन मेरे को लगता है पर्याप्त है। ढींगरा साहब मुझे बताएं कि भाई इसे शरारत तो ना कहें आप, जब ठीक है, और इसी टाइमिंग पर क्या आपको सवाल हैं? वो तो जब समय मुख्यमंत्री पहले ही बता रहे थे कि हम करने वाले हैं और कर दिया उन्होंने। देखिए हरियाणा में कितने जब इन्होंने 60 से 58 साल कर दी एज, तो कितने लोग रिटायर हुए थे उस समय? रिटायर कितने ज्यादा हुए, और 12,000 9.5 साल के अंदर भर्ती करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, भर्ती तो अच्छी बात है, देखो लोगों को 12,000 फैमिलियों को तो फायदा मिलेगा ही ना, लेकिन सिर्फ 12,000, बाकी के लोग कहां जाएंगे बेचारे? जो 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं वो तो वंचित है ना, क्योंकि सरकार ने 10 साल काम ही कोई नहीं किया। तो ये वंचित क्यों किए गए? रीजन था ये लगाने थे डिप्लॉयमेंट कंट्रेक्चुअल। इनकी मंशा ये थी, आपको याद होगा एक कुरुक्षेत्र के पहले सैनी साहब से पहले एक एमपी थे, वो भी इन्हीं के बीजेपी के एमपी थे, वो ये कहा करते थे कि जो पक्का कर्मचारी होता है वो काम नहीं करता, उसको लगाना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही भर्ती करनी चाहिए जैसे ये डिप्लॉय का इन्होंने कानून बनाया, ये डिप्लॉय भर्ती करना चाहिए। तो इसमें अंदर आप ये देखिए कितने लोग डिप्लॉय, क्या सिस्टम बना रखा है इसमें। आप देखिए शुरू करते हैं पीएम डाक रूम, रनर अप, हेल्पर, स्टोरमैन, वॉचमैन, कई लोग हैं। ये इन्होंने कितने 10 फॉर्म से निकाल रखे हैं, 10 तरह की भर्तियां हैं, इसमें कितने तरह की भर्तियां हैं जो सारे डिप्लॉय कर देंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल में देखिए पटवारी भी उसके अंदर, आप ये देखिए उसके अंदर क्लर्क भी है, पटवारी भी उसके अंदर। अब पटवारी जो है वो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगाओगे, डिप्लॉय करोगे पटवारी को, तो आप ये तो कम से कम बताएं कि पटवारी की अगर सिर्फ ये जॉब होगी कि आपको हम सिर्फ इतने पैसे देंगे ये काम करने के, तो कल को रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा? ठीक है, आप ये बताइए, ड्राइवर लगा देंगे आप, वो ड्राइवर जो है कल को कच्ची नौकरी वाला एक्सीडेंट कर देगा, किसी का, बड़े आदमी का, बड़े सिस्टम का, किसी का भी एक्सीडेंट कर देगा, ट्रक का ड्राइवर, बसों के ड्राइवर कोई एक्सीडेंट कर देंगे, वो तो भाग जाएगा। जिम्मेवार कौन है इस बात का? अरे लाइसेंस है ना उसके पास, खट्टर साहब जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? लाइसेंस होना चाहिए उसके पास कि डिप्लॉयमेंट मुझे सरकार ने दी है, और ये सुन तो लीजिए, डिप्लॉयमेंट सरकार ने दी है, और सरकार का एक्सीडेंट मार के, क्योंकि उसकी तनख्वाह तो सारी 8-10 हजार रुपए सिर्फ डिप्लॉयमेंट पैसे है, मुलाजिम तो वो है ही नहीं, और हमारी बस जो होगी वो हरियाणा रोडवेज की होगी। ठीक है, ढींगरा साहब, जिम्मेवारी किसकी है ये बताइए? खट्टर साहब जिम्मेवारी लेते हैं इस चीज? ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा इनसे। अच्छा, दूसरी बात एक और, हमने तो इनके जो अभी वो प्रवक्ता महोदय बैठे नहीं, हम उनके घर में 2-2 नौकरियां दी हैं। आप ये बताएं कितनी खर्ची पर्ची दी थी उन्होंने? आप खर्ची पर्ची की बात करते हैं ना, हमारे टाइम पे, अब तो टैक्सी चल रहे हैं, ये खर्ची पर्ची कह रहे हैं कि हमारे टाइम पे चलती थी, तो बताए ना उन महोदय ने, जो हमारे प्रवक्ता महोदय यहाँ बैठे नहीं है अभी बीजेपी के, उनको 2-2 नौकरियां दी उनके घर को, उनको उन्होंने कितनी खर्ची पर्ची दी थी? पूछे ना इनसे। ठीक है ढींगरा साहब, ये कम से कम इतना बता दें, मैं मान जाऊंगा आपकी। हाँ, जब बारी है कि मैं जवाब दे लूंगा। झूठ बोलने का कार्यक्रम जो है ना, ये बीजेपी का एक एजेंडा है। ठीक है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो झूठ बोलो। ये कौन कहता है? मोदी जी। अच्छा, ठीक है, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं झूठ बोलो। मैं आऊंगा। अरे रुकिए ढींगरा साहब, प्लीज आप बोलिए। ये काम भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठ पार्टी भी है, समझ। ठीक है, ओंकार सिंह जी मुझे एक बात बताएं, भाई भर्तियों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल का अपना एक इतिहास रहा है जो सर्वविदित है, सबके सामने है, तो आप भर्ती पर सवाल पूछे, ये बीजेपी को स्वीकार नहीं है। पहली बात तो वरुण जी, ऐसा कौन सा कानून है जो हमारे को सवाल पूछने से मना करता है? दूसरा, जो भी व्यक्ति एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है वो ज्यादा अल्लाह अल्लाह बोलता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये समझने वाले तो समझ गए। अब इनसे ये तो पूछ लीजिए, अलमारी तोड़ने की बात कर रहे थे, वो अलमारी तोड़ने वाले का नाम भी बता दें, और ये भी बता दें आज ये सरकार किस पार्टी के बलबूते पे चला रहे हैं, उसके मुखिया का नाम क्या है, ये जरूर बता दें। जनता जानना चाहती है, इनके मुंह से जानना चाहती है कि कोई अगर जितना मर्जी क्राइम कर ले, जितना मर्जी भ्रष्टाचार कर ले, वो बीजेपी में चला जाए
तो दूध जैसी सफेदी कैसे आ मतलब जाती है आप कह रहे हैं कि क्राइम और ये जो भ्रष्टाचार ज्यादा- हुआ था। ये जो ज्यादा मैं उसी बात पे आ रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ स्पष्ट हुआ है। अगर उसमें कहीं पैसे के लेन देन की बात आई है तो मेरी बहन खासरिया बता दे। ये जब कांग्रेस में थी तब इनकी बात और थी, आज इनको मजबूरी है, इनको अपने आप में प्रूव करना पड़ता है कि नहीं हम तुम्हारे वफादार हैं। लेकिन ये तो बता दें, आज ये सरकार चला रहे हैं, चलो छोड़िए सारी बातें बताइए, इनको सिर्फ ये पूछ लो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती कैसे होती है, उसका क्या क्राइटेरिया है, पारदर्शिता क्या है। एक बेचारा युवा HKRN में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 500 रुपए से 1000 रुपए CSC सेंटर को देता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसमें से कौन सा सिलेक्ट हुआ और उसका नंबर क्यों नहीं आया, ये कैसे पता लगेगा। आज अगर हम अस्थायी भर्तियों की बात करें, जितनी अस्थायी भर्तियां हो रही हैं सारी की सारी बीजेपी के कार्यकर्ता भर्ती हो रहे हैं। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं, अंबाला कैंट नगर पालिका में मैंने RTI ली, 132 कर्मचारी हैं वहां पे, 132 में से सिर्फ 27 कर्मचारी पक्के हैं, बाकी 105 कर्मचारी कच्चे हैं। जब मैंने बायोडाटा लिया, मैक्सिमम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये इनके जो पाप हैं ये अभी सामने नहीं आएंगे, इनके पाप आएंगे जब ये कुर्सी से नीचे उतरेंगे, तब इनके पाप जनता के सामने आएंगे, क्योंकि अभी तो ये बचा रहे हैं लोगों को, ओंकार जी जवाब दे रहा हूं, कार्यकर्ताओं को बचा रहे हैं। इनके पाप जब ये कुर्सी से नीचे आएंगे तब सामने। सुखबीर भाई आ रहा हूं, एक बार जवाब ले लूं फिर आता हूं जी। वंदना आ रहा हूं, सुखबीर जा रहा हूं, वंदना बोलिए। देखिए ओंकार सिंह जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने CSC सेंटर की बात करी कि CSC सेंटर पे 500 रुपए लग जाते हैं, 1000 रुपए लग जाते हैं। भाई साहब आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। और बीच में नहीं, आपकी बीच में नहीं, अरे कौन बुलाया हुआ दिख रहा है, मेरे हस्बैंड से आपको तकलीफ है, व्यक्तिगत अटैक आप कर रहे हैं, क्या बात है। फिर मैं बताऊँ आपके साथ क्या लेन देन है, मैं बताऊँ फिर मैं। ये आपने शुरुआत की है, मैंने शुरुआत नहीं करी है, मैं काम नहीं करती हूँ, व्यक्तिगत अटैक नहीं करती मैं। आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से बात कर रहे हैं और वो जवाब आपको मिल रहे हैं। ओंकार सिंह जी एक सेकंड रुकिए, सुनिए बात सुनिए। आप यहाँ पर कह रहे हैं अच्छा रुकिए ओंकार जी रुकिए, ओंकार जी एक मिनट जवाब ले लूँ ना मैं। बोलो, मैं नहीं बोलती फिर। ओंकार जी एक मिनट रुकिए प्लीज, मैं रिप्लाई ले लूं फिर। ओंकार जी प्लीज रुकिए, आपने सवाल पूछा, अब वो जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। ठीक है। माना की पावर से दूर है, आने भी वाले नहीं है, सेवा का काम नहीं किया था आपने, ठीक है ना, वो सबको मालूम है। देखिए सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पर बात की हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि CSC सेंटर पर 500-1000 रुपए भरते हैं। देखिए मुझे इतना आपको क्लियरली बता दूं, फोन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और CSC सेंटर वाले कब से 500-1000 रुपए लेने लगे वो ये बेहतर बता सकेंगे। लेकिन फिर भी अगर एक व्यक्ति पूरे समय पार्टी के नेताओं के चक्कर काटे और वो DC को जाकर बोले कि इसको जाके अपॉइंट मेरा कार्यकर्ता इसको लगा दो, उससे बेहतर है ना कि जो व्यक्ति पारदर्शिता का है ये बताओ, बात को घुमाओ ना। HKRN में भर्ती कैसे करते हो आप, ये बताइए। क्यों है HKRN में भर्ती की प्रक्रिया कौन सा अरे भाई भर्ती की प्रक्रिया पूछ रहा हूँ आपसे, आप बातों को प्रमाण। और आज आपका गठबंधन किस पार्टी के साथ है, उस पार्टी के मुखिया कौन है? अरे HKRN की भर्ती की प्रक्रिया बताइए, पारदर्शिता क्या है ये बताइए। अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके घर के चूल्हे बुझा दिए। अरे आप ये बताइए HKRN की भर्ती कैसे करते हैं? आप सवाल से दौड़ रहे हैं, प्रश्न से भाग क्यों रही हैं आप? प्रश्न से भाग रही हैं आप। एक मिनट, ठीक है ओंकार जी, बस ओंकार जी रुकिए, अब पारदर्शिता क्या है? ठीक, आपने सवाल पूछा, इम्पोर्टेंट है नहीं। वरुण जी जवाब तो नहीं दे रहे। अब भाई इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता ना, आपने सवाल पूछा, उन्होंने जो प्रतिक्रिया देनी थी वो जी। रुकिए जी, ढिंगरा साहब पे कुछ बोल दीजिए, एक मिनट, सुखबीर तंवर की बारी है प्लीज। कांग्रेस के जो प्रवक्ता रुके आ रहा हूँ, आऊंगा ढिंगरा साहब, आऊंगा पक्का आऊंगा। एक वर्ड लाते हैं, उसके चारों तरफ कहानी बुनने का काम करते हैं। मुझे इतना बता दीजिए, गहलोत जी से ये प्रश्न पूछा गया, गहलोत जी ने कॉमन पब्लिक में ये पूछा क्या भर्ती के लिए पैसे लगे, उन्होंने बोला हाँ भर्ती के लिए पैसे लगे। मुझे इतना बता दीजिए 13 दिसंबर 2013 को जो लिस्ट आई थी उसमें आपके सभी नेताओं के बच्चों के नाम क्यों थे?
उसका जवाब दे कहाँ, दीजिए। आप कह रहे पर्ची खर्ची नहीं, मैं तो कह रही थी पर्ची भी खर्ची भी नेता के बच्चे आप डिंगरा साहब आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए बस, आ रहा हूँ राजस्थान पे पहुंच जाते एक मिनट रुकिए। अगर ये मेरे को ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे, ये नहीं चाहती कि जनता सुन पाए इनकी सच्चाई क्या है। बौखलाए हुए हैं, ये मेरी बारी में बोल रहे हैं, अब मैं इनको नहीं बोलने दूंगी फिर। अच्छा रुकिए, ये कोई तरीका तो नहीं। आप मेरी बात मानिए, प्लीज रुक जाइए। अरे भाई सुखबीर तंवर की बारी है, प्लीज। 2013 को जो लिस्ट आई थी उसमें क्यों हुड्डा जी के भतीजी का नाम था, क्यों उसमें आपके जो मंत्री हैं, उन विधायक हैं, उनके बच्चों का नाम था, और वो लिस्ट एनएलडी ने एक दिन पहले डिक्लेयर कर दी। अगली बार अगले दिन जब वो आई तब सेम नाम थे, उसका जवाब तो दे दो कम से कम। हम नौकरी दे रहे हैं, योग्य बच्चों को दे रहे हैं, और योग्य बच्चों को पता है अब किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जाओ कोचिंग सेंटर में, रुक जाइए, योग्य बच्चों को दे रहे हैं, आपको जनता बताए। अब रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। सुखबीर कुछ पे रुक जाइए भाई, सुखबीर तंवर की बारी है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एक सवाल सुखबीर का फिर आ रहा हूँ ढींगरा जी। जी जी सुखबीर जी बोलिए, एक मिनट रुकिए। वंदना रुकिए, सुखबीर कुछ कह रहे हैं। वरुण जी, जिस प्रकार से इन्होंने 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का कानून बनाया, जो कि कोर्ट में टाइम फिक्स हो गया, उसके बाद जिस प्रकार से मैंने प्रथम वक्तव्य में आंकड़े दिए कि कितने लोग बाहर के लगाए, तो कहने का भाव ये है कि ये हरियाणा प्रदेश के युवाओं के प्रति संवेदनशील लोग नहीं है। और इस असंवेदनशीलता का असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि आज हरियाणा का युवा नशे की गिफ्ट में जा रहा है, उनके प्रति कहीं कुछ इनका लेना देना नहीं है। एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष पहले कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 2 करोड़ की तो छोड़ दीजिए, 2 लाख भी नहीं दे पाए। हाँ, किसान के और गरीब के बच्चे को जो सेनाओं में 70-80 हजार रोजगार प्रतिवर्ष मिलता था, वो भी इन्होंने समेट के 10-12 हजार रुपए कर दिया। और जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान थे वो सारे बेच दिए। जहां सरकारी स्टोर पे सफाई रोजगार मिलता था वो बेनजर कर दिया। और मैं एक बात और कोट करके वरुण अपनी बात को समाप्त करूंगा। जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी 4200 करोड़ की, वो एक मानगी बता दूं, जो अतीत में आंगनबाड़ी चल रही थी उनमें सफेदी करके झूठे बिल बना के और उस तरह से ये काम कर रहे हैं, उनको इन्होंने प्ले स्कूल किया है। मैं अनेक ऐसे विषय बता सकता हूँ। और आपने बात समाप्त करने की बात की, ठीक है ढींगरा जल्दी से क्विक रिस्पांस, जल्दी से बस। देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कंट्रैक्चुअल पर्सन डिप्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय पर्सन डिप्लॉयड थ्रू हार्टरोन अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट आइदर पीरियड ऑफ HKRM। ये सीधे शब्दों में लिखा हुआ डिप्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं। ये पॉलिसी है आपकी HKRM की 2022 की जो पॉलिसी है उसको निकालिए, उसमें कहीं नहीं लिखा एम्प्लॉयमेंट, उसमें लिखा डिप्लॉयमेंट हो रही है। अभी किसके बारे में बात हो रही है? डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रैक्चुअल पॉलिसी के ऊपर लिखा हेडिंग में डिप्लॉयमेंट ऑफ कंट्रैक्चुअल भर्ती। ये डिप्लॉयमेंट का भर्ती का है। नौकरी होगी क्या? जब आप डिप्लॉय कर रहे हो 1,10,000 में से डिप्लॉयड होती है, तैनाती बोला जाता है जब एक स्पेशल प्रोजेक्ट में किसी को डिप्लॉय करते हैं तो चलिए ठीक है बोला जाता है। आप शब्द सुबह से लॉन्च करके आगे उसी को आप बोले जा रहे हैं। एक शब्द याद करके आते हैं उसे भी चल जाते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तैनाती। डिप्लॉयमेंट का मतलब पता है आपको? सुन लीजिए, ये लिखा हुआ है डिप्लॉयमेंट का मतलब पता है आपको? पर्सन डिप्लॉयड अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट। चलिए ठीक है, ये हो गया, अब समय नहीं है मेरे पास, प्लीज। सीधी बात लिखी हुई है। अच्छा विषय था, अच्छी चर्चा हुई है, अंत में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ है मामला, लेकिन बात ठीक हो गई है। मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार